हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है बौद्ध का संप्रभुता सिद्धांत। बौद्ध के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है। तो बौद्ध का जो राजनीतिक दर्शन का जब सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है। कोकर ने इसे राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में बौद्ध की सबसे बड़ी और विशिष्ट देन माना है। मैक्सी के अनुसार, यद्यपि वह इस विचार का जन्मदाता नहीं था, इस सिद्धांत के बीज यूनान और रोम के प्राचीन विचारकों में उपलब्ध होते हैं। फिर भी वह पहला व्यक्ति था जिसने प्रभुसत्ता सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की और इसे राजनीतिक के दर्शन में समाविष्ट किया। तो ये मैक्सी ने कहा है कि यद्यपि बौद्ध इस विचार का जन्मदाता नहीं था, इस सिद्धांत के बीज यूनान और रोम के प्राचीन विचारकों में उपलब्ध होते हैं। फिर भी वह पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की और इसे राजनीतिक दर्शन में समाविष्ट किया। संप्रभुता का अर्थ, बौद्ध के अनुसार संप्रभुता राज्य का प्राण है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बौद्ध ने कहा कि जो संप्रभुता है वो क्या है, राज्य का प्राण है। इसके बिना क्या राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रभुसत्ता ही वो विभाजक रेखा है जो राज्य या को अन्य परिवारों से पृथक करता है। तो उसने कहा है कि प्रभुसत्ता ही वही विभाजक रेखा है जो क्या राज्यों को अन्य परिवारों से अलग करता है। बौद्ध के शब्दों में प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है। तो उसने ये कहा है कि प्रभुसत्ता जो क्या है नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर क्या है, विधि द्वारा क्या है, एक अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। उसकी इस परिभाषा को फ्रेडरिक पोलक ने इस भांति स्पष्ट किया है। विधिवत प्रशासित प्रत्येक स्वतंत्र समुदाय में ऐसी कोई न कोई शक्ति अवश्य होनी चाहिए, जो चाहे एक व्यक्ति में निहित हो या अनेक में, जिससे विधियों की स्थापना होती तथा जो स्वयं कानून का स्रोत है। इस प्रकार एक शक्ति को विधि का स्रोत होने के नाते विधि से उच्चतर होना चाहिए। बौद्ध की संप्रभुता संबंधी परिभाषा का यह आशय है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। वह अपने प्रदेश में जैसी चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। उसे अपने इच्छानुसार कोई भी कार्य करने का पूरा अधिकार है और इस विषय में वह किन्हीं कानूनों या नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है। उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। उसकी शक्ति सर्वोच्च है। राज्य के सभी व्यक्ति उसके वशवर्ती होते हुए उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अब हो गया प्रभुसत्ता की विशेषताएं। बौद्ध की प्रभुसत्ता संबंधी परिभाषा से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। फर्स्ट विशेषता हो गया प्रभुसत्ता का अस्थायी होना है। बौद्ध का स्पष्ट मत था कि प्रभुसत्ता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष व अस्थायी शक्ति है। संप्रभुता को अस्थायी बताकर बौद्ध यह सिद्ध करना चाहता है कि उसका प्रयोग समय विशेष से सीमित नहीं है। उसके अनुसार रीजेंट, वाइसराय तथा प्राचीन काल में रोमन अधिनायक, जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक निश्चित समय के लिए निहित होती थी, प्रभुसत्ता शासकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रभुता संपन्न जो शासक हैं किस श्रेणी में नहीं आते हैं ये लोग। वह राजा जो अपने जीवन पर्यंत निरंकुश शक्तियों का उपभोग करता है, बौद्ध के अनुसार प्रभुसत्ताधारी है। एक रीजेंट अथवा एक निश्चित समय के लिए बना हुआ अधिनायक इस प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता है। उसका प्राधिकार समय की सीमाओं के अधीन होता है। तो उसका ये मानना है कि संप्रभुता निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति है। बौद्ध का स्पष्ट मानना है। उसका यह है कि संप्रभुता को अस्थायी बताकर बौद्ध यह सिद्ध करना चाहता है था कि उसका प्रयोग समय विशेष से सीमित नहीं है। तो जो संप्रभुता है उसका प्रयोग समय विशेष से सीमित नहीं है। उसके अनुसार जो रीजेंट हो गए, चाहे वाइसराय हो गए, चाहे प्राचीन रोमन अधिनायक, इनमें क्या होती है कि सर्वशक्ति निश्चित समय के लिए निहित होती है। ये क्या हो गया, प्रभुता संपन्न शासकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो उसका ये मानना था कि जो प्रभुता संपन्न शासक है वो जीवन पर्यंत में क्या करते हैं, निरंकुश शक्तियों का उपभोग करता है। तो उसने ये कहा था कि बौद्ध के अनुसार क्या हो गया, प्रभुता सत्ताधारी है शासक, जो बौद्ध ने ये कहा है कि प्रभुता जो निरंकुश शासक है वो प्रभुता सत्ताधारी है। इसका एक रीजेंट हो गया, चाहे निश्चित समय के लिए बना हुआ अधिनायक इस प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता है। उसका प्राधिकार समय सीमाओं के अधीन बंधा होता है। जबकि इसने कहा कि प्रभुसत्ता निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति है। दूसरा हो गया प्रभुसत्ता का निरपेक्ष होना। राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रजाजनों पर निरपेक्ष एवं अंतिम शक्ति रखता है। बौद्ध इस प्रकार से वास्तव में दो उद्देश्यों की सिद्धि करना चाहता है। प्रथम तो वह राज्य के लौकिक विषयों
विषयों पर पोप एवं पवित्र रोमन सम्राट जैसे बाध्य प्राधिकारों के हस्तक्षेप को ठुकराकर उसने राज्य की बाह्य प्रभुता अथवा स्वतंत्रता की घोषणा की और सामंतों, सरदारों और नियमों आदि को साधारण नागरिकों के समान राजा की शक्ति के अधीन मानकर उसने प्रभुसत्ता के आंतरिक स्वरूप को प्रकट किया। तीसरा हो गया बौद्धा के अनुसार ये क्या हो गया कि जो संप्रभुता पर कोई संप्रभुता पर कानून की कोई सीमाएं नहीं होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो कि राज्य में सर्वशक्ति का उपभोग करता है स्वयं उन कानूनों में बाधित नहीं होता है जिन्हें वह जनता के लिए बनाता है, वह कानून से ऊपर होता है। बौद्धा के अनुसार राज्य की समस्त विधियों का निर्माण संप्रभु के द्वारा ही होता है। तो बौद्धा ने कहा कि राज्य की जो समस्त विधियां हैं या कानून है वो किसके राज्य के वो संप्रभु के द्वारा ही होता है उनका निर्माण। संप्रभु इस प्रकार से निर्मित विधियों के बंधन में पूर्णतः मुक्त रहता है क्योंकि वह स्वयं ही उनका आदि स्रोत होता है। वह उनके अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं होता है, आचरण करने के लिए बाध्य नहीं है। बौद्धा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की परिभाषा की विशेषताओं से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। जो बौद्धा द्वारा जो प्रतिपादित संप्रभुता की जो विशेष परिभाषा है उनसे ये बातें स्पष्ट होती हैं। प्रभुसत्ता सर्वशक्ति है। प्रभुसत्ता शाश्वत एवं चिरस्थायी है। प्रभुसत्ता कानूनों का स्रोत है, इसलिए कानूनों के क्षेत्र से परे है। तो फर्स्ट हो गया प्रभुसत्ता तो सर्वोच्च है। दूसरे इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट निकलता है। दूसरा बौद्धा की दूसरा हो गया प्रभुसत्ता शाश्वत एवं चिरस्थायी है। प्रभुसत्ता जो है कानूनों का स्रोत है और इसलिए कानूनों के क्षेत्र से परे है। चौथा हो गया प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है, जिसके अभाव में राज्य की कल्पना करना असंभव है। प्रभुसत्ता अविभाज्य है। प्रभु का आदेश ही देश की विधि होती है। प्रभुसत्ता के कार्य बौद्धा के अनुसार सर्वोच्च राज्य के कार्य में पहला और सबसे बड़ा कार्य नागरिकों के लिए कानून का बनाना है। प्रभुसत्ता के जो अन्य कार्य हैं वो युद्ध और शांति की घोषणा करना, मजिस्ट्रेट को अधिकारयुक्त करना, अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना, न्यायदान देना, सिक्का ढालना और कर लगाना और प्राण दंड देना आदि। तो मेन कार्य जो है प्रभुसत्ता वो कानूनों का निर्माण। अन्य कार्य तो ये भी हो गए जैसे युद्ध और शांति की घोषणा करना, मजिस्ट्रेट का अधिकारयुक्त करना, अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना, सिक्का ढालना, कर लगाना, प्राण दंड देना। प्रभुसत्ता की सेवाइन के अनुसार सामान्य रूप से बौद्धा के लिए प्रभुसत्ता का अभिप्राय विधि की व्याख्या करने और उसे लागू करने का शाश्वत, असीम और अबाध अधिकार था। वह किसी भी सुव्यवस्थित राज्य के अस्तित्व के लिए इस प्रकार के अधिकार को आवश्यक मानता था। यह अधिकार ही विकसित राजनीतिक समाज और आदिम समाजों के बीच विभाजन रेखा खींचता है। लेकिन प्रभुशक्ति के जिस प्रयोग को वह उचित समझता था वह ऐसा असीम नहीं था जैसा कि उसकी परिभाषा से ध्वनित होता है। परिणाम स्वरूप उसकी प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया बौद्धा को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि प्रभु ईश्वर की विधि और प्रकृति की विधि से बना होता है। यद्यपि बौद्धा ने विधि को प्रभु की इच्छा का कार्य बताया है, लेकिन बौद्धा का यह विचार कदापि नहीं था कि प्रभु केवल आदेश के द्वारा ही अधिकार का निर्माण कर सकता है। समस्त समसामयिकों की भांति उसके लिए भी प्राकृतिक विधि मानवीय विधि से क्या है ऊपर है और वह न्याय के कुछ परिवर्तनशील मानकों को निर्धारित कर देती है। इस विधि का पालन ही वास्तविक राज्य और कारागार हिंसा के बीच मतभेद स्थापित करता है। यदि प्रभु प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करे तो उसे वैधानिक रीति से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक विधि उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध तो लगा ही देता है। प्राकृतिक विधि के अनुसार यदि आवश्यक है कि करारों की रक्षा की जाए और व्यक्तिगत संपत्ति का सम्मान किया जाए। प्रभु के करारों का अभिप्राय यह हो जाता है कि प्रभु के अपने प्रजाजनों के प्रति और दूसरे प्रभुओं के प्रति कुछ राजनीतिक दायित्व हैं जिसे वह बना होता है। उसका ये मानना था कि जो प्राकृतिक विधि है वो मानवीय विधि से ऊपर है। यदि प्राकृतिक विधि कोई गलत काम करता है या उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन करता है, तो वैधानिक रीति से उस पर उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती है। प्राकृतिक विधि के ऊपर कुछ प्रतिबंध जरूर लगा सकती है। प्राकृतिक विधि के अनुसार यह आवश्यक है कि करारों की रक्षा की जाए और व्यक्तिगत संपत्ति का सम्मान किया जाए। प्रभु के करारों का अभिप्राय यह हो जाता है कि प्रभु के अपने प्रजाजनों के प्रति और दूसरे प्रभुओं के प्रति कुछ राजनीतिक दायित्व हैं जिसके वह बंधा होता है। प्रभु सत्ता पर दूसरा प्रतिबंध देश के संवैधानिक कानूनों का
है। इससे बौद्धा का अभिप्राय है कि प्रत्येक देश के संविधान में कुछ ऐसे कानून होते हैं जो प्रभुसत्ता के अधिक आधार होते हैं। प्रभु इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा करने से प्रभुसत्ता नष्ट होती है। फ्रांस की संवैधानिक विधि का उदाहरण देते हुए बौद्धा कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें फ्रांस के राजा विदिता नहीं कर सकता है। वह न तो उत्तराधिकारी के क्रम को ही बदल सकता था और न राज्य के कुछ भाग को खंडित कर सकता था। इस प्रकार की विधियों और प्राचीन परंपराओं को स्वयं प्रभु भी नहीं बदल सकता है। इन्हें वह साम्राज्यिक विधियां कहता था। उसका मत था कि इन विधियों का अंत करने से स्वयं प्रभुसत्ता का अंत ही हो जाएगा। प्रभुता के ऊपर जो तीसरा प्रतिबंध है वो निजी संपत्ति की अपहरणीयता का है। बौद्धा निजी संपत्ति को अनुल्लंघनीय मानता था। यह अधिकार प्राकृतिक विधि द्वारा स्वीकृत है, लेकिन यह बौद्धा के लिए प्रभु की शक्ति पर बहुत बड़ा नैतिक प्रतिबंध लगा देता है। संपत्ति इतनी पवित्र होती है कि प्रभु से उसके स्वामी की स्वीकृति के बिना नहीं छू सकता है। इसलिए उसने कहा है कि कराधान के लिए कुलीनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो उसने ये मानना है कि तीसरा प्रतिबंध है जो है निजी संपत्ति की अपहरणीयता का है। बौद्धा निजी संपत्ति को अनुल्लंघनीय मानता था। यह अधिकार प्राकृतिक विधि द्वारा स्वीकृत है, तो इसलिए भी मानता है कि तीसरा प्रतिबंध है निजी संपत्ति की अपरिहार्यता। बौद्धा के प्रभुसत्ता संबंधी विचार की असंगतियां। सेबाइन के अनुसार बौद्धा की जो प्रभुसत्ता संबंधी विचार स्पष्ट नहीं था और उसमें काफी भ्रम है। एक और वह प्रभु को सर्वशक्ति समान समझता है और उसकी सत्ता को किसी कानून से अमर्यादित समझता है। दूसरी ओर वह इस पर कई प्रकार की मर्यादाएं लगाता है। तो एक और ये मानता है कि वो कहता है कि प्रभु को सर्वशक्तिमान समझता है बौद्धा। उसकी सत्ता को किसी भी कानून से अमर्यादित समझता है। दूसरी ओर यह कहता है कि इस पर कई प्रकार की मर्यादाएं लगाता है। एक और वह प्रभुता की विधि का स्रोत कहता है और दूसरी ओर उसे संवैधानिक विधियों की सीमाओं में बांध देता है। एक और वह प्रभुसत्ता को असीम और विधियों के ऊपर स्वीकार करता है, दूसरी तरफ से ईश्वरीय आज्ञाओं और प्राकृतिक विधियों के बंधनों में जकड़ देता है। एक और वह कहता है कि फ्रांस का राजा वास्तव में उत्कृष्ट प्रभु का उदाहरण है। दूसरी ओर वह कहता है कि वह उत्तराधिकारी के क्रम को नहीं बदल सकता है। उसका यह भी कहना था कि शासक संपत्ति को उसके स्वामी की इच्छा के बिना नहीं छू सकता है। इस प्रकार संप्रभुता संबंधी बौद्धा के विचार परस्पर विरोधी और असंगत है। संप्रभु पर यदि इतने सारे प्रतिबंध होंगे तो वह सर्वशासक कैसे हो सकता है। वस्तुतः बौद्धा के सामने दो उद्देश्य थे, एक जो तर्क के द्वारा नहीं बल्कि परिस्थितियों द्वारा आपस में मिल गए थे। वो राजा की शक्तियों को बढ़ाना और दृढ़ करना चाहता था। उस समय की शक्ति में यह जरूरी भी था, लेकिन वह पक्का संविधानवादी भी था और देश की प्राचीन संस्थाओं की रक्षा करना चाहता था, न तो तार्किक आधार पर ही और न ऐतिहासिक आधार पर। राज्य को राजमुकुट के साथ समीकृत किया जा सकता था। साम्राज्यिक विधियों के मूल में विचार यह था कि राज्य का अस्तित्व अथवा राज्य की सत्ता राज्य के एक अंग के रूप में ही है, उसके बिना नहीं। प्रभुसत्ता की परिभाषा के मूल में विचार यह था कि राजा राज्य के मुख्य विधायी और अधिशासनिक अंग है। ये दोनों प्रतिस्थापनाएं एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन जब ये प्रभुसत्ता की संकल्पना में शिथिल रूप में मिल जाते हैं तो फिर भ्रम पैदा होता है। बौद्धा किसी क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण उसी समय कर सकता था जबकि वह यह निश्चय कर लेता कि इनमें से आधारभूत संकल्पनाएं कौन सी हैं। यदि प्रभुसत्ता का अभिप्राय राजा की सर्वोच्चता है तो राजनीतिक समाज का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि शासक तथा शासितों के कैसे संबंध हैं। इस अवस्था में राज्य की ऐसी विधियां नहीं हो सकती हैं जिन्हें राजा न तो बदल सके। बाद में हॉब्स ने बौद्धा से सूत्र ग्रहण कर इसी विचारधारा को विकसित किया। इसके विपरीत यदि राज्य एक ऐसा राजनीतिक समाज है जिसकी अपनी विधियां और अपना संविधान है तो फिर प्रभु को शासक के साथ समीकृत नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया बौद्धा का जो संप्रभुता सिद्धांत है उसके बारे में हो गया ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.